सिर्फ 3 साल में ये टेरर ग्रुप दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को थ्रेट देने लगा। एक वक्त पर इस टेरर ग्रुप की कमाई बिलियंस में थी। इसके अपने कोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स और टैक्स सिस्टम भी थे। इसके कंट्रोल में उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा आम जनता रह रही थी। इस टेरर ग्रुप ने उस दौरान कई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आईटी इंजीनियर्स तक हायर किए थे। इंजीनियर्स को फाइटर्स के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा सैलरी दी जाती थी। साल 1918 ओटोमन साम्राज्य गिर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट का मैप टेबल पे रखा और स्केल से सीधी रेखा खींच दी। इसके बॉर्डर्स तभी से नेचुरल नहीं थे। शिया, सुन्नी और कुर्द सभी वर्ग के लोगों को एक ही स्टेट में डाल दिया गया और जिसका नतीजा ये निकला कि वहां पे आज तक परमानेंट इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। इसी इनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन आया साल 2003 में, जब अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक पर हमला किया। पर यह वेपन कभी नहीं मिला। जो मिला वो था एक गिरा हुआ देश, एक टूटा हुआ सिस्टम और 5 लाख ट्रेंड इराकी सुन्नी सोल्जर्स जो बेरोजगार, ट्रेंड और एंग्री थे, जिनके पास गन्स और रिवेंज का एक मोटिव भी था। और यहीं से एक्सट्रीमिज्म को मैन पावर मिलती है और इसी गुस्से को साथ देने के लिए इन्हें अबू मुसाब अल जरकावी का साथ मिलता है और इसी दौरान अलकायदा की भी इराक में एंट्री हो जाती है। इस ग्रुप की शुरुआत 1999 में जमाते अल तौहीद वल जिहाद के रूप में की गई और वर्ष 2004 में इसने ओसामा बिन लादेन की नेतृत्व में अलकायदा के साथ निष्ठा का प्रण लिया था, जिसका नेतृत्व भी जरकावी ने किया। 2003 में जब अमेरिकी हमले के बाद गवर्नमेंट गिर चुकी थी और आर्मी डिसॉल्व कर दी गई, तब इसी पावर वैक्यूम में जीरो लॉ एंड ऑर्डर का फायदा उठाकर जरकावी, जो कि एक जॉर्डेनियन एक्सट्रीमिस्ट था, उसकी एंट्री होती है। जरकावी एक सुन्नी मुस्लिम था जो कि सिया मुस्लिमों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इसने एक स्ट्रेटजी अपनाई, सिया और सुन्नी को आपस में लड़वाते रहो और राज करते रहो। इसके लिए इसने सिया मस्जिदों पर बमबारी भी करवाई, सिविल वॉर तक भड़काया, सुन्नी मुस्लिमों के क्रोध को भड़काया, क्योंकि जरकावी जानता था जब तक सिया और सुन्नी मुसलमान आपस में लड़ते रहे तब तक उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और इसकी वजह से ही कई सारे सिविलियंस मारे गए और इराक को सिया सुन्नी वॉर में हमेशा के लिए धकेल दिया गया। 7 जून 2006 को यूएस मिलिट्री और इराक की मल्टीनेशनल फोर्स के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया और जरकावी को मारा गया। और इसके बाद यह कहानी एक डेंजरस मोड़ लेती है। अमेरिका ने हजारों मिलिटेंट्स को बंद किया कैंप बुक्का और अबू गरीब के जेल में, पर यह जेल कम और एक यूनिवर्सिटी ज्यादा थी। यहीं पर एक्स बाथ आर्मी के जनरल, हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट और स्ट्रेटजी बनाने वाले और फ्यूचर आईएसआईएस लीडर्स आपस में मिलते हैं, जहां नेटवर्किंग, आइडियोलॉजी और मिलिट्री प्लानिंग होती है। और यहीं पर एक आदमी था, अबू बकर अल बगदादी, जो कि आगे चलकर आईएसआईएस का एक लीडर बनता है और उसे आईएसआईएस का ब्रेन भी कहा जाता है। फिर साल 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। असद रेजिम्स और रेबल्स के बीच बॉर्डर कोलैप्स होते हैं, वेपन्स की फ्लडिंग बढ़ जाती है और यंग पॉपुलेशन गुस्से में होती है। और इन्हीं सब के बीच इराक का ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सीरिया में एंट्री लेता है और अपना नया नाम रखता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे देखकर अलकायदा भी घबरा जाता है। और साल 2014 में आईएसआईएस अलकायदा से अलग हो जाता है। जून 2014 मोसुल इराक का एक बड़ा शहर, जहां 30,000 इराकी सोल्जर्स के सामने आईएसआईएस के सिर्फ 1500 फाइटर्स होते, फिर भी इराकी आर्मी बिना लड़े ही भाग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण था सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ। कत्लेआम के फेक नंबर सर्कुलेट किए जा रहे थे और इसे एक साइकोलॉजिकल वॉर बना दिया गया था और इसकी वजह से ही मोसुल शहर तबाह हो जाता है। बैंकों से लगभग $500 मिलियन कैश लूट लिए जाते। इसके साथ साथ यूएस वेपन्स और ऑयल फील्ड्स पर कब्जा कर लिया जाता और देखते ही देखते रातों रात आईएसआईएस विश्व का सबसे बड़ा टेरर ग्रुप बन जाता है। और इसके बाद ही अबू बकर अल बगदादी मोसुल की एक मस्जिद से अनाउंस करता है, मैं कैलिफ इब्राहिम हूं और ये एक इस्लामिक स्टेट है। और यहीं से आईएसआईएस एक टेरर ग्रुप से एक स्टेट में बदल जाता है। इसके बाद आईएसआईएस ने अपने कोर्ट सिस्टम, जिसे सूरा काउंसिल कहा गया, टैक्स सिस्टम, पुलिस सिस्टम, मैरिज ऑफिसेस, पासपोर्ट्स, स्कूल्स और यहां तक कि अपनी एक मिलिट्री विंग भी बना और रिलीजियस पुलिस, जिसे हिस्बा कहा गया, और मीडिया विंग, जिसे अल हयात मीडिया कहा गया। 2014 से 2017 के बीच में सीरिया के 1/3
और इराक के 40% भूभाग पर आईएसआईएस का कब्जा हो चुका था और लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन पर आईएसआईएस का कंट्रोल था। उस दौरान आईएसआईएस की सालाना कमाई लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर थी। ये सारा पैसा उसने ऑयल स्मगलिंग, टैक्स या एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग या लूट कर कमाया था। सारी कमाई को देखकर यह लगता है कि उस दौरान आईएसआईएस एक अच्छी कंपनी से भी ज्यादा कमा रही थी। इतना बड़ा साम्राज्य उसने ऐसे ही नहीं बना लिया था। आईएसआईएस बस एक नॉर्मल टेरर सेल कभी नहीं था, ये एक प्रो स्टेट और एक वॉर इंडस्ट्री बन चुका था। और इसके लिए आईएसआईएस ने प्रॉपर प्लानिंग करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इंजीनियर्स भी हायर किए थे, उनसे जबरदस्ती काम भी करवाता था। आईडी और वेपन इंजीनियर्स जिनका काम था कार बॉम्ब्स बनाना, सुसाइड वेस्ट बनाना, प्रेशर प्लेट आईडीज बनाना, रिमोट डेटोनेटर्स बनाना। यहां तक कि यूएस के मुताबिक आईएसआईएस के द्वारा बनाई गई आईडी दुनिया के सबसे जटिल नॉन स्टेट वेपन्स में से एक था। ऑयल एंड पेट्रोलियम इंजीनियर्स भी हायर किए थे, जिनका काम कैप्चर्ड ऑयल फील्ड्स को चलाना, रिफाइनरीज ऑपरेट करना और स्मगलिंग पाइपलाइंस को मैनेज करना। आईएसआईएस की सबसे बड़ी इनकम इन्हीं ऑयल फील्ड से आती थी। 2014-15 के दौरान आईएसआईएस की एक दिन की कमाई 1 से 3 मिलियन डॉलर। इसके अलावा उसने सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हायर किए थे, जिनका काम था इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को मैनेज करना, वाटर सिस्टम को मैनेज, रोड्स एंड ब्रिजेस बनाना और बेसेस एंड टनल्स बनाना। लोकल इंजीनियर्स को स्टेट ड्यूटी के नाम पर फोर्सफुली काम भी करवाया जाता। इसके अलावा उसने आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक हायर किए, जिनका काम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस को मैनेज कर, रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स बनाना, उसको मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी देखना और डार्क वेब ऑपरेशंस को संभालना। आईएसआईएस ने इस दौरान टेलीग्राम, वीपीएन और इंक्रिप्शन का एक एडवांस यूज किया था। इसके अलावा आईएसआईएस ने मीडिया और ड्रोन इंजीनियर्स भी हायर किए, जिनका काम था एचडी एग्जीक्यूशन वीडियोस बनाना, ड्रोन सर्विलेंस करना, एरियल फुटेज कैप्चर करना और प्रोफेशनल एडिटिंग मैनेज करना। ये दुनिया का सबसे एडवांस टेरर प्रोपेगेंडा सिस्टम बन चुका था। इसलिए आईएसआईएस ने इन इंजीनियर्स को हायर करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए थे। उन्हें अच्छी सैलरी ऑफर की गई। डेटा के अनुसार 6 से 1200 डॉलर पर मंथ उन्हें पे की जा रही थी। इसके अलावा उन इंजीनियर्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस भी दिए गए थे। उसके लिए आईएसआईएस ने बेटर हाउसिंग, फैमिली प्रोटेक्शन, लेस फ्रंट लाइन ड्यूटीज भी दिए। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल अपील के द्वारा भी बहुत सारे इंजीनियर्स हायर किए गए और प्रिजन नेटवर्किंग का भी अच्छा यूज किया गया था। आईएसआईएस ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से भी कई सारे फॉरेन इंजीनियर्स हायर किए और इन फॉरेन इंजीनियर्स को वो एक हाई वैल्यू एसेट मानता था। इसके अलावा फाइटर्स को 300 से 400 डॉलर पर मंथ और सुसाइड बॉम्बर्स को वन टाइम इंसेंटिव मिलता था। इस दौरान लगभग 2 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे इराक में। याजिदी जेनोसाइड हुआ, सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सोल्जर्स भी बढ़ गए, कल्चरल जेनोसाइड्स भी किए गए। यूएस ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा। आईएसआईएस ने 13 नवंबर 2015 में पेरिस में एक साथ कई कोऑर्डिनेटेड हमले किए। बैटक्लान थिएटर, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स, फ्रांस के एक फुटबॉल स्टेडियम में हमला किया। ये सभी एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक था, जिनमें टोटल 7 सुसाइड बॉम्बर्स थे और मास शूटिंग भी करवाए गए थे। इस हमले में 130 से ज्यादा लोग मारे गए, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यहां तक कि बैटक्लान थिएटर में कंसर्ट के दौरान ही अटैकर्स ने फायरिंग कर दी, लोगों को हॉस्टेज बनाया गया और एंड में सुसाइड वेस्ट ब्लास्ट कर दिया गया। और बाद में पाया गया कि वे सारे अटैकर्स फ्रांस या तो बेल्जियम के सिटीजन्स थे। वे सभी आईएसआईएस के लिए सीरिया में ट्रेंड हुए थे। आईएसआईएस ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इसे फ्रांस का रिटेलिएशन बताया और सीरिया एयर स्ट्राइक का रिटेलिएशन बताया। इसके बाद फ्रांस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाया, पूरे यूरोप में सिक्योरिटी अलर्ट किए गए और फ्रांस ने सीरिया में आईएसआईएस पर एयर स्ट्राइक्स भी बढ़ा दिए। पेरिस पर किया गया यह अटैक सिर्फ फ्रांस पर एक अटैक नहीं था। 22 मार्च 2016 में बेल्जियम के एक शहर ब्रसेल्स में भी ऐसा ही हमला किया गया। जावेंटेन एयरपोर्ट पर 2 ब्लास्ट किए गए और मेट्रो स्टेशन पर 1 ब्लास्ट करवाया गया। ये हमले भी कोऑर्डिनेटेड। इस हमले में 32 सिविलियंस मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल किए गए। इस बार भी अटैकर्स आईएसआईएस से ही था और वो सारे अटैकर्स बेल्जियम बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप से थे। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे पेरिस अटैक का कंटिन्यूएशन बताया और पेरिस हमले के बाद आईएसआईएस ने यह दिखाया कि आईएसआईएस सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक पूरा नेटवर्क है। ये कहीं पे भी किसी भी समय हमला कर सकता है। 12 जून 2016 ओरलांडो फ्लोरिडा
यूएसए के एक शहर में फिर से हमला किया। पल्स नाइट क्लब में आईएसआईएस ने मास शूटिंग करवाई, लोगों को होस्टेज बनाया गया। इसमें 49 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अटैक को अंजाम देने वाला शख्स ओमर मतीन, जिसका जन्म यूएस में हुआ था बट वह एक अफगान सिटीजन था, वह पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड था। इसके अलावा आईएसआईएस ने 2015 में एक रशियन पैसेंजर प्लेन एयरबस A321 में मिड एयर ब्लास्ट करवाया। यह प्लेन सरूर अल शेख इजिप्ट से सेंट पीटर्सबर्ग रसिया के लिए उड़ान भरी और उड़ान के 23 मिनट के बाद ही मिड एयर में एक जोरदार धमाका होता है और एयरक्राफ्ट कंप्लीटली टूट जाता है। इस हमले में उस एयरक्राफ्ट में बैठे 224 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। शुरुआत में रूस और इजिप्ट ने इसे एक टेक्निकल फेल्योर बताया, पर जैसे जैसे इंटेरोगेशन आगे बढ़ी, रसिया ने इसे एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक बताया और आईएसआईएस ने एक स्टेटमेंट जारी किया, वी डाउन्ड ए रशियन प्लेन, जिसे बाद में रूस ने भी कंफर्म किया। 2014 तक जिस ग्रुप ने पूरे दुनिया में एक दहशत फैला दी थी, सिर्फ 3 साल बाद ही इसकी तबाही हो जाती है। अक्टूबर 2016 में इराकी फोर्सेस ने कुर्दिश आर्मी, शिया मिलिशिया और यूएस फोर्सेस के कोएलिशन से मोसुल को वापस लेने का ऑपरेशन शुरू करती है। आईएसआईएस ने उस दौरान मोसुल को बूबी ट्रैप से भर रखा था। हर गली में हर बिल्डिंग में स्नाइपर और नीचे टनल्स के जाल। इसके अलावा सिविलियंस को भी सील्ड बनाया गया और ना मानने पर उसे जबरदस्ती गोली मार दी गई। लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जुलाई 2017 में मोसुल आईएसआईएस के चंगुल से पूरी तरह बाहर हो जाता है। फिर जून 2017 से अक्टूबर 2017 के बीच में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूएस एयर सपोर्ट के साथ मिलकर रक्का को भी वापस ले लेती है। इस हमले में आईएसआईएस के हजारों लड़ाके मारे जाते हैं और आंकड़े के अनुसार 10,000 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे। शहर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था, 80% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर चुके थे और जो बचा था वो एक शहर नहीं, बस एक खंडर था। मोसुल आईएसआईएस का एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही साथ में फाइनेंशियल शहर भी था और रक्का जहां से वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाता था। इन दोनों के जाने के बाद आईएसआईएस पूरी तरह तबाह हो चुका था और बस एक जगह सिमट कर रह गया था, ईस्टर्न सीरिया का एक छोटा सा हिस्सा बघोच में। और मार्च 2019 में बघोच भी आईएसआईएस के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो जाता है और यूएस बैक्ड फोर्सेस अनाउंस करती है आईएसआईएस का टेरिटोरियल कैलिफेट ऑफिशियली खत्म हो गया और आईएसआईएस अब एक स्टेट नहीं, बस एक आइडिया बनकर रह गया था। फिर 27 अक्टूबर 2019 में इदलिब प्रोविंस सीरिया में, जो कि सीरिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्थित है, यूएस स्पेशल फोर्सेस एक रेड करती है। वहां बगदादी एक टनल में भागता है और टनल में जाकर अपने वेस्ट को ब्लास्ट कर लेता है, जिसमें बगदादी के साथ साथ 2 बच्चे भी मारे जाते और डीएनए टेस्ट के बाद यह कंफर्म किया गया कि यह बॉडी बगदादी की ही थी और आईएसआईएस का सेल्फ डिक्लेयर्ड कैलिफ मारा जाता है। आज आईएसआई खत्म हो चुका है, लेकिन इंसर्जेंसी, स्लीपर सेल और उसके एफिलिएट्स अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में, अफ्रीका, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में अभी भी एक्टिव है। साल 2025 में टर्की ने हजारों आईएसआईएस सस्पेक्टेड मेंबर्स को अरेस्ट किया। इंडिया में भी मुंबई में एक वेब डिजाइनर को, जिसका लिंक आईएसआईएस से बताया गया, उसे पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में यूएस और उसके एलाइज ने स्ट्राइक्स किए, जहां कई आईएसआईएस लड़ाके मारे गए और कैप्चर भी किए गए। यूएस में एक अटैकर को आईएसआईएस के लिए प्लानिंग करने के लिए 9 साल की सजा सुनाई गई।